नमस्कार छात्रों, आज हम दुष्यंत कुमार की गज़ल का अध्ययन करेंगे। गीत फरोश के बाद दुष्यंत कुमार की गज़ल। इस गज़ल की मूल संवेदना जो है कि स्वतंत्रता के इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूर्ण नहीं हुए हैं। उस पर आधारित गज़ल की चंद जो है यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। लेकिन पहले हम दुष्यंत कुमार का संक्षिप्त सा परिचय प्राप्त कर लेंगे कि दुष्यंत कुमार क्या है। नए भावबोध और आधुनिक मनुष्य की तासद स्थितियों को गज़लों और गीतों के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्त करने वाले दुष्यंत कुमार जो नई कविता के सशक्त कवि रह चुके हैं। सर्वसामान्य व्यक्ति की अनुभूति और उसके दुखों को अकृत्रिम और अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत करने में दुष्यंत कुमार को अपार सफलता मिली हुई है। दुष्यंत जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने उर्दू गज़ल के आशय और विषय को ही बदल दिया है। पहले गज़लों को लिखने का अधिकार सिर्फ उर्दू भाषा को जाता था, लेकिन एक नई परंपरा जो है हिंदी में गज़ल लिखने की कवि दुष्यंत कुमार जी ने शुरू की है। गज़ल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है प्रेम उपासना करना अथवा स्त्री से प्रेम। फारसी शब्दकोश के अनुसार गज़ल का अर्थ है औरतों के बारे में तथा इनके इश्क के संबंध में बात करना। उर्दू कोश के अनुसार गज़ल का अर्थ है प्रेमिका से बातचीत। गज़ल एक काव्य शैली स्टाइल ऑफ लिटरेचर, परंतु दुष्यंत ने आज के जलते यथार्थ को गज़ल के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया है, यथार्थ जीवन को। उनके कारण उर्दू गज़ल का रूप जो है वह बदल गया है। दुष्यंत कवि हैं, गज़लकार हैं, गीतकार हैं, आदि के रूपों में वे विख्यात हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत, गज़ल संग्रह, जो महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह है इनका साए में धूप, और इनका एक काव्य नाटक है एक कंठ विषय। तो ये जो कुछ यहाँ पर जो पंक्तियाँ ली गई हैं वो साए में धूप से ही ली गई हैं, जो गज़ल संग्रह है दुष्यंत कुमार का। इसके इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी इस देश के आम आदमी की अवस्था क्या है, इसका विकास हुआ है अथवा नहीं, वास्तव में हुआ है। सारी सुविधाएं कौन बटोर रहा है, वास्तव में क्या हो गया, जो वादे जो सरकार ने किए थे वे पूरे हुए क्या। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर इस गज़ल के शेरों के माध्यम से दुष्यंत जी ने किया है। घोर विषमता को देखकर कवि उदास हो जाता है। यहाँ की संपन्न जो है संपन्न विकृतता, मतलब कि विकृत इतनी रूप से संपन्न है, यानी कि जो है वो जो यहाँ पर जो किया जाना चाहिए, जो सुख सुविधा दी जानी चाहिए वो न दी गई, वो और वो कितने ज़्यादा पैमाने पर ना दी गई, मतलब वो न देना कितना संपन्न रूप में है, कितना शोषण है, उसका यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया है। राजनीतियों जो राजनीति के में विश्वास रखते थे, यहाँ के लोग संवेदन शून्य हो गए हैं, जो है राजनीति की बातें करते थे। हाँ, परंतु कवि का विश्वास है कि लोग उनकी गज़लों के बाद कुछ प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अंतिम शेर में कवि कहता है कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जीऊँगा और औरों के जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए मैं मरूंगा, जीऊँगा या मरूंगा, लेकिन क्या करूँगा, बेहतर जीवन के लिए ही करूँगा। तो गज़ल के एक एक शेर देखते हैं हम यहाँ पर। दो दो लाइनों का शेर है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। अर्थात कवि दुष्यंत कुमार क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ तो तय था चिरागा हर, चिराग अर्थात दीपक। सरकार ने क्या आश्वासन दिया था, देश आज़ाद हो जाएगा, हर घर घर में दीपक आ जाएगा, दिया जलेगा। यानी आज आपको समस्या लग रही होगी कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं अपनी स्टडी कैसे करूं, लेकिन उस समय जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या थी कि उनके पास रोशनी हो, दिया हो,
उनके पास पानी हो, अन्न वस्त्र आवास की समस्या, ये जो समस्या है वो भीषण समस्या थी। तो चुनाव के समय नेता क्या वादे करते थे? वही बिजली की समस्या, वही पानी की समस्या, उसको हम हल करेंगे। तो वही कवि कह रहा था कि कहाँ तो तय था, निश्चित था, चिरागा हर एक घर के लिए रोशनी, हर एक घर में रोशनी विद्यमान हो जाएगी, हाँ सबको मिलेगी। और कहाँ चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए, पूरा शहर का शहर अंधेरे में है और रोशनी मैसर नहीं है, मतलब कि रोशनी बिल्कुल मिल नहीं रही है इस शहर के लिए पूरे, मतलब कि पूरे शहर में एक बल्ब का नामो निशान नहीं। और क्या कहा गया था कि सरकार बनेगी तो क्या होगा, हर घर घर में दीपक आएगा, घर घर में रोशनी आएगी, लेकिन पूरे शहर के लिए यहाँ पर एक भी चिराग मैसर नहीं है। ये इस शेर में सबसे बड़ी विडंबना जो है दुष्यंत कुमार दिखा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दूसरे शेर में कवि लिख रहे हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ताउम्र हम कहीं और चले जाएं। यहाँ दरख्त अर्थात पेड़ के नीचे, पेड़ किसके लिए होता है? छाया देने के लिए, लेकिन यहाँ के दरख्त तो ऐसे हैं कि इनके साए में भी धूप लग रही है। देखिए इनकी गज़ल संग्रह का भी नाम है साए में धूप, यानी विरोधाभास हो रहा है कि है नाम के लिए साया लेकिन धूप लग रही है। सरकार बन गई है, देश आज़ाद है, अपनी क्या है प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजा के हाल है। तो कह रहे हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, कहीं और चले जाते हैं, किसी और दुनिया में चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ तो दरख्तों के साए में अर्थात जो है इस प्रजातंत्र में क्या है, हमें धूप लग रही है, अर्थात हम अपनी जो है मौलिक आवश्यकताएं भी पूर्ण रूप से नहीं पा सक रहे हैं। तो ऐसे दरख्त के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के रुक के क्या फ़ायदा, चलो निकल चले यहाँ से। तीसरा जो है गज़ल शेर वो इस प्रकार है, ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितनी मुनासिब हैं इस शहर के लिए। उस अनपढ़ व्यक्तियों के बारे में, उन मज़दूर व्यक्तियों के बारे में, उन जो कहते हैं ना कि जो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, उनके बारे में कवि कहता है कि न हो कमीज़, तो कमीज़ नहीं है तो क्या है, पाँव से पैर ढक लेंगे, मतलब जब हम पैर ऐसे ठिठुरते हैं ना तो पैर क्या होता है हमारे सीने में लग जाता है, तो क्या होगा, हमारे कमीज नहीं, ठंड लग रही है और ठिठुरन में हम क्या कर रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं, सिकुड़ बटुर के पैर जो है ऊपर हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कमीज नहीं है तो ये लोग पाँव से अपना पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है, मुनासिब यानी उपयुक्त, एकदम ठीक है, ये जीवन जीने के लिए, ये सफ़र काटने के लिए ये लोग कितने मुनासिब हैं। आगे है, आगे की गज़ल, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई ये नज़ारा, यहाँ पर क्या है कि कम से कम कवि क्या कर रहा है, यहाँ पर स्वप्नवादी होने का यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि, कहते हैं कि खुदा नहीं है ना सही आदमी का ख्वाब सही, आदमी के ख्याल तो हैं, कल्पना लोक में तो विचरण करता है। देखो पलायन की मनोस्थिति में आत्मा ही क्या हो जाता है, कल्पनावादी हो जाता है, यथार्थ से पलायन कर लेता है। तो कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, हाँ हमारी नज़र के लिए कोई हसीन नज़ारा तो है यहाँ पर विद्यमान, चलेगा, ऐसा भी चलता है, हो जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, ऐसा करके आगे चलो। आगे की शेर है, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एतिहाद ज़रूरी है इस शहर के लिए। तेरा निज़ाम है, निज़ाम यानी प्रजातंत्र के राजा तुम हो, तेरा निज़ाम है, तुम्हारा आदेश है, अगर राजा जो चाहे तो शायर की क्या है, जुबान भी सिलवा दे। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की। आपको क्या है, शायर जो है कहने वाला है, उस समय जो ऐसे प्रकार के कवि रहते थे वो पकड़े जाते थे या उनकी जुबान बंद कर दिए जाते थे, उनकी आवाज़ को, उनकी वाणी को दबा दिया जाता था। तो वही कवि कह रहा है कि तेरा निज़ाम है, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की जुबान सिल दे। हाँ, ये एतिहाद ज़रूरी है इस शहर के लिए, और इस शहर के लिए जहाँ पे कवि रह रहे हैं उस शहर के लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या हो, इनकी ज़ुबान सिल दे।
हाँ, नहीं तो क्या है, इस प्रकार की ये जो है चिंगारी भड़काने का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है प्रजातंत्र में भी उनकी आवाज़ जो है दबाने का कार्य किया जा सकता है। आगे और लास्ट जो शेर है वो दुष्यंत जी का ये है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर आप गुलमोहर से तात्पर्य है कि जहाँ पे सब चीज़ सुख संपन्न सुविधा सब चीज़ उपलब्ध हो, तो कहें कि अपने एरिया में अपने गलियों में अगर हमें जीना ही है तो कहाँ जा रहे, आज़ादी में रहे, स्वतंत्र रहे, और कहाँ रहे, अपने गुलमोहर की तरह, जहाँ पे अपना राज्य, अपनी सत्ता है, अपना सब कुछ है, मतलब मेरा मन चाहा, और जो कि व्यवस्था को और जो कि नियम को, कानून को, सबको क्या है, पूर्ण रूप में मान्य है, जहाँ पर किसी का डर नहीं, भय नहीं, उस प्रकार क्या है, आज़ादी से रहे, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर नहीं है, मरना ही है, तो दूसरों की गलियों में, जहाँ से हम इस आज़ादी को प्राप्त कर सकें, जहाँ से इस आज़ादी को ला सकें, इस स्वतंत्रता को ला सकें, उस गलियों में संघर्ष करते करते अपने गुलमोहर के लिए मरे। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि जो है गज़ल के माध्यम से जो है तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। धन्यवाद।